हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज विश्व इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। नेपोलियन का जन्म फ्रांस के कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजार्सियो नामक शहर में 15 अगस्त 1769 ईस्वी में साधारण इटालियन परिवार में हुआ था। इसके पिता कार्लो बोनापार्ट एक वकील थे और मां का नाम लोरेंजिया रोसलिनी था। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से बीता। उसकी प्रारंभिक शिक्षा कोर्सिका में हुई थी। बाद में सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे फ्रांस भेज दिया गया। उसने बरियान और पेरिस में सैनिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की। फ्रांस की क्रांति में योग्यता के सिद्धांत को अपनाया तो नेपोलियन को भी आगे बढ़ने का मौका मिला। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन एक सैनिक के रूप में हुआ। बाद में वह फ्रांस के सेना का प्रधान सेनापति बना। 1793 ईस्वी में नेपोलियन ने विद्रोही नगर तूलो पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों को वहां से खदेड़कर अपनी साधारण प्रतिभा का परिचय दिया। 1793 में नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल बनाया गया। 5 अक्टूबर 1795 ईस्वी में राष्ट्रीय कन्वेंशन की रक्षा विद्रोहियों से जिससे उसकी कृति फैली, अब उसे एक योग्य सेनानायक समझे जाने लगा। 1795 ईस्वी में फ्रांस की जनता नेपोलियन को अपना भाग्य विधाता मानने लगे। नेपोलियन परिस्थिति के अनुसार नीति निर्धारित करता था। उसे पता था कि फ्रांसीसी क्रांति समानता के लिए हुई है और आगे लोग स्वतंत्रता के अधिक समानता चाहते हैं। नेपोलियन के अद्भुत सैनिक प्रतिभा थी। नेपोलियन को इटली के युद्ध में विजय मिली। 1776 में उसने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। नेपोलियन को ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया की सम्मिलित सेना का सम्मान करना पड़ा। उसने सार्डिनिया की सेना को हरा दिया। फ्रांस और सार्डिनिया के बीच संधि हुई। संधि के अनुसार फ्रांस को नीस और सेवाय प्राप्त मिला। नेपोलियन ने अब ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। मिलान और मंतुआ पर भी उसका अधिकार हो गया। नेपोलियन ने पोप को भी अपमानित किया था। ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच कैंपो फोर्निया की संधि हुई। इस संधि के अनुसार फ्रांस की सीमा राइन नदी तक पहुंच गया। ऑस्ट्रिया ने संधि के तहत बेल्जियम और आयोनियन द्वीप भी देने का वादा किया। नेपोलियन लोकप्रियता बढ़ती गई और भयभीत डायरेक्टरी के सदस्यों ने उसे फ्रांस से दूर युद्धों में उलझाए रखना चाहा। डायरेक्टेरियन के कहने पर नेपोलियन ने सिकंदरिया और काहिरा को भी जीत लिया। उस समय इंग्लैंड में काफ़ी शक्ति बढ़ रही थी। नेपोलियन भारत पर आक्रमण कर इंग्लैंड को शक्ति समाप्त करना चाहता था, पर इसमें वह सफलता नहीं मिला। नील नदी के युद्ध में फ्रांस में पराजित हुआ और क्योंकि उसके विरुद्ध दूसरे मित्र संघ की स्थापना हो चुकी थी। नील नदी का युद्ध नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच 1798 ईस्वी के बीच में हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन की हार नेल्सन के हाथों से हुई। इसी बीच में फ्रांस के डायरेक्टरी का शासन काफ़ी बदनाम हो चुका था। फ्रांस पहुंचकर 1799 ईस्वी में सेना के प्रधान के रूप में नेपोलियन ने डायरेक्टरी का अंत कर अपनी सत्ता को कायम कर लिया। फ्रांस की शासन सत्ता अब 3 कौशले के हाथ में सौंप दी गई। 1799 में नेपोलियन ने प्रथम काउंसिल बना। इस प्रकार डायरेक्टरी की स्थान पर कंसुलेट का शासन फ्रांस में स्थापित हो गया। 1802 में नेपोलियन के जीवन भर के लिए काउंसिल बना दिया गया। 2 दिसंबर 1804 में नेपोलियन फ्रांसीसी जनता का सम्राट बन गया। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। नेपोलियन की अपनी पत्नी
जोजेफाइन को तलाक दे दिया था और ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मेरिया लुइसा से दूसरी शादी कर ली थी। नेपोलियन को राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है। नेपोलियन को राष्ट्रीयता का संदेशवाहक माना जाता है। नेपोलियन ने इंग्लैंड को बर्नियों का देश कहा गया था। पेरिस के सौंदर्यीकरण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को प्राप्त है। नेपोलियन को इटली कारपोल कहा गया है। नेपोलियन को संपन्न पूर्वक क्रांति का शिशु भी कहा जाता है। प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आंतरिक सुधारों के कारण फ्रांस में इतिहास में इसे रचनात्मक युग माना गया है। नेपोलियन ने सरकारी नौकरियों के द्वारा सभी योग्य व्यक्तियों के लिए खोल दिया गया। फ्रांस के दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए नेपोलियन ने 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। नेपोलियन ने वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन किया। उसने अनेक नई सड़कों का निर्माण कराया और प्रमुख बंदरगाहों का विस्तार कर उन्हें विशाल युद्धपोत तथा व्यापारिक जहाज़ों को ठहरने के योग्य बनाया। आंतरिक व्यापारिक सुधारने के लिए नेपोलियन ने वस्तुओं को आयकर में वृद्धि की। उसने सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था भी कराया था। बेकारी को काम करने का पर्यंत कर नेपोलियन ने फ्रांस के आर्थिक संकट से बचा लिया। 1801 ईस्वी में धार्मिक समस्या सुलझाने के लिए नेपोलियन ने पोप पायस समाप्त के साथ कनकोर्डेट की संधि की। इस संधि के अनुसार बहुसंख्यक फ्रांसीसी जनता के धर्म कैथोलिक धर्म स्वीकार कर लिया। फ्रांस में संतोषजनक और एकरूप मध्य व्यवस्था देने के लिए नेपोलियन ने विधि नेताओं की सहायता से कानून का एक संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन कोड फ्रांस के लिए नेपोलियन को सबसे बड़ी देन है। शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए नेपोलियन ने पेरिस के एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना करवाई थी। नेपोलियन कला और सौंदर्य का प्रेमी था तथा पेरिस को यूरोप का सबसे सुंदर नगर बनाना चाहता था। नेपोलियन ने पेरिस का सौंदर्यीकरण कर उसे यूरोप का वैभवशाली और मनोरंजक शहर सर्वोच्चम बना दिया। नेपोलियन ने लुबेर के अजय घर को इटली, नीदरलैंड और स्पेन की कलात्मक वस्तुओं से सजा दिया। 1805 से 10 ईस्वी के बीच नेपोलियन ने यूरोप में अधिकार देशों में युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। नेपोलियन के अंतिम जीत ऑस्ट्रिया पर 1809 में हुई। ऑस्ट्रिया पर 1809 ईस्वी में जीत के बाद नेपोलियन का पतन आरंभ हो गया। नेपोलियन ने अपने जीवन काल में करीब 40 युद्ध लड़े और अधिकांश उसे सफलता हाथ लगी। टिलसिट की संधि के बाद नेपोलियन अपनी शक्ति और गौरव की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। यूरोप के राइन संघ के राज्यों, जर्मनी के कुछ प्रदेश और नेपल्स में नेपोलियन के सामंती प्रथा का अंत करा दिया। नेपोलियन ने जर्मनी में 350 छोटे छोटे राज्यों को संख्या को घटाकर 29 कर दिया, जिसमें जर्मनी का एकीकरण से बड़ी मदद मिली। नेपोलियन की बड़ी देन थी कि जर्मन जनता राष्ट्रीयता की भावना अनुप्रमाणित होकर ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए 1830 से 48 के बीच स्वतंत्र। नेपोलियन का पतन। यूरोप का भाग्य विधाता नेपोलियन को कहा गया है। इंग्लैंड को छोड़ सभी देश नेपोलियन का लोहा मानते थे, पर 1809 ईस्वी में ऑस्ट्रिया पर अंतिम जीत हासिल करने में कुछ ही वर्ष बाद नेपोलियन की शक्ति का स्तंभ ऐसे ध्वस्त हो गया मानो वह बालू के भीत पर खड़ा था। ठोस राजनीतिक प्रणाली विकसित न कर सैनिकवाद पर निर्भर होने के कारण नेपोलियन की सबसे बड़ी भूल थी। नेपोलियन के पतन के कारण क्या था? अति महत्वाकांक्षी होना, उसकी शासन व्यवस्था का सैन्यवाद पर आधारित होना, सैनिक कमजोरी
उत्साहहीन, उद्देश्य विहीन, राष्ट्र प्रेम विहीन और सैनिक। शक्तिशाली नौसेना का अभाव, जनता में देशभक्ति का अभाव, पोप का विद्रोह, समाजवादी नीति और महाद्वीपीय व्यवस्था इंग्लैंड के वाणिज्य व्यापार के विरुद्ध। इंग्लैंड का ऑर्डर इन काउंसिल महाद्वीप व्यवस्था का मुंहतोड़ जवाब देना। पुर्तगाल से युद्ध, स्पेन से झगड़ा मोल लेना, रूस पर आक्रमण कर देना, यूरोप में राजनीतिक चेतना, राष्ट्रीयता की भावना का विकास और औद्योगिक क्रांति। नेपोलियन बलपूर्वक लोगों को सेना में भर्ती कराता था और सैनिक को अपनी महत्वाकांक्षा के अग्नि के ईंधन में उसे झोंक देता था। इस कारण उसने फ्रांस की जनता को सहानुभूति और प्रेम को खो दिया। नेपोलियन के सेना में यूरोप में विभिन्न देशों के वेतन भोगी सिपाही थे और देश प्रेम अथवा किसी आदर्श या उद्देश्य का अभाव था। शक्तिशाली नौसेना का न होने भी नेपोलियन के पतन का कारण बना। फ्रांस की सेना मुक्ति सेना मानी जाती थी। यूरोप की जनता नेपोलियन से फ्रांस की तरह अपने देश में भी स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व को लाए जाने की आशा थी। लेकिन समाजवादी बन चुका नेपोलियन स्वयं को फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख सिद्धांतों और स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व का हनन कर चुका था। इससे उसे दूसरे देशों की जनता का सहानुभूति खो दिया। 1808 ईस्वी में फ्रांस की सेना ने रोम पर अधिकार कर लिया। 1809 ईस्वी में पोप को बंदी बना नेपोलियन ने उसकी रियासतों को फ्रांसीसी साम्राज्य में मिला लिया। कैथोलिक जनता नेपोलियन की विरोधी हो गई। नेपोलियन को कैथोलिकों का शत्रु कहा गया। महाद्वीपीय व्यवस्था। इंग्लैंड के नौशक्ति नेपोलियन नहीं तोड़ सका तो उसके व्यापार वाणिज्य को ध्वस्त करने के लिए उसने महाद्वीपों व्यवस्था को शुरू कर दिया। दूसरा, बर्लिन आदेश। महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत नेपोलियन ने बर्लिन शहर 1806 ईस्वी में घोषणा की फ्रांस और उसके मित्र राष्ट्र इंग्लैंड का व्यापारिक बहिष्कार करेंगे। इसे बर्लिन आदेश के नाम से जाना जाता है। बर्लिन आदेश के अनुसार अब फ्रांस तथा उनके मित्र राष्ट्रों के बंदरगाहों में इंग्लैंड और उसके सहायक और मित्र राष्ट्रों के जहाज नहीं आ सकते थे। 1807 ईस्वी में इंग्लैंड के जवाबी हमले के तहत ऑर्डर इन काउंसिल की घोषणा की गई। इसके तहत इंग्लैंड ने अपनी सहायक और मित्र राष्ट्रों की फ्रांस की व्यापारिक संबंध तोड़ने का आदेश जारी कर दिया। मिलान आदेश। मिलान से नेपोलियन के आदेश जारी कर इंग्लैंड के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी और भी कठोर बनाने की कोशिश की गई। मिलान आदेश नहीं मानने और महाद्वीपीय व्यवस्था को अवहेलना करने के कारण नेपोलियन को स्पेन, रूस, पुर्तगाल से उलझना पड़ा। इंग्लैंड के व्यापार के बहिष्कार से फ्रांसीसियों के दैनिक जीवन के व्यापार आने वाले वस्तुओं की कमी होने लगी। वस्तुओं को मूल्य बढ़ गए। लोग नेपोलियन से नफरत करने लगे। नेपोलियन की व्यापारिक बहिष्कार नीति मित्र राष्ट्रों में असंतोष फैला। प्रसा, पुर्तगाल, रूस और स्विट्जरलैंड, इटली आदि देश नेपोलियन को घोर विरोधी हो गए। अपनी महाद्वीपीय योजना को लागू करने के लिए नेपोलियन ने युद्ध का मार्ग चुना। उसने पुर्तगाल पर आक्रमण कर दिया। पुर्तगाल के बाद स्पेन पर आक्रमण कर नेपोलियन भी भयंकर भूल कर ली। संगठित जनशक्ति ने नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन ने स्वयं कहा था कि स्पेन के नसूर ने मेरा स्वर्णानाश कर दिया। रूस पर आक्रमण करना नेपोलियन के पतन के ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। फ्रांस की सेना नष्ट हो चुकी थी। रूस से लौटने के बाद नेपोलियन की रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसकी सैन्य शक्ति खोखलापन प्रकट हो गया। यूरोप के राष्ट्रों के बीच राजनीतिक चेतना प्रादुर्भावी हुआ। राष्ट्रीयता की भावना का उदय सर्वप्रथम प्रसा में हुआ था। राष्ट्रीयता की भावना के कारण स्पेन नेपोलियन का शत्रु हो गया।
इटली और जर्मनी में राष्ट्रीयता भावना का प्रसार हो गया। अब नेपोलियन का संपूर्ण राष्ट्र से समान होने लगा, जिसे पराजित करना किसी भी शासक के लिए संभव नहीं था। औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड के राजकोष ने अपार धन जमा कर दिया था, जिससे वह अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने में पूर्णतः सक्षम था। नेपोलियन की पराजय के पीछे औद्योगिक क्रांति भी एक महत्वपूर्ण कारण थी। कहा जाता है नेपोलियन की वास्तविक पराजय वाटरलू के मैदान में न होकर मैनचेस्टर के कारखानों और बर्मिंघम के लोहे के भट्टियों में हुई। रूस से युद्ध के बाद नेपोलियन ने मित्र राष्ट्रों के संगठित विरोध का सामना करना पड़ा। 1813 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ने लिपजिंग के युद्ध में नेपोलियन को शर्मनाक हार का सामना कराया। लिपजिंग में मिली हार के बाद नेपोलियन ने एल्बा टापू पर चला गया और कुछ दिनों के बाद फिर फ्रांस लौटा तो जनता से सहायता की याचना पुनः सम्राट बना और अपनी खोई हुई शक्ति की अर्जित की, जिसमें मित्र राष्ट्र पुनः उसे आक्रमण कर योजना बनाने लगा। 1805 ईस्वी में नेपोलियन ने वाटरलू के मैदान में मित्र राष्ट्रों को संगठित सेना का सामना करना पड़ा, जिसमें उसे करारी शिकस्त मिली। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस का प्रभुत्व समाप्त कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर निर्जन व सुनसान सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां 5 मई 1821 ईस्वी में उसका मृत्यु हो जाता है।